हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रियल एनालिसिस गेट 2013 एंड 14 का सॉल्यूशन। ओके, इससे आगे वाले हम कर चुके हैं। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। लीनियर अलजेब्रा आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आप मेरी लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको लीनियर अलजेब्रा की जो प्लेलिस्ट है गेट की, वहाँ पे आपको 2023 तक अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं लीनियर अलजेब्रा के वो कंप्लीट हमने डिस्कस किए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर जा कर के आप चेक कर सकते हो। अभी अपना रियल एनालिसिस स्टार्ट हो रखा है, ठीक है। तो इसके बाद हम जल्दी ही एलपीपी के भी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ओके, और कोशिश करेंगे कि या 2 वीडियो में अपने एलपीपी के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और आपको पता भी होगा कि एलपीपी के क्वेश्चंस जो है वो कंपलसरी रहते हैं, ठीक है। अगर आप देखो 22 में, ठीक है, अगर आप 2022 में देखोगे ना तो उस टाइम पे तो एलपीपी के आपके 5 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। 5 क्वेश्चंस आए हुए थे आपके एलपीपी के। और अगर आप देखोगे 2023 में तो इसमें आपके 3 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो ऐसे ही हर बार आपको एलपीपी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो एलपीपी जरूर करके चले जाना। और इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा होता है, बट अगर प्रैक्टिस करोगे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की तो आप हैंडल कर लोगे, ठीक है। तो अभी देखिए, अब हम 2013 एंड 2014 में रियल एनालिसिस के जो क्वेश्चंस आए थे वो हम करने वाले हैं। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। यहाँ पे हमें फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है विद एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 एंड एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 11 इफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 एफ ऑफ एक्स प्लस टी डी टी देन जी डैश 0 इज इक्वल टू, हमें जी डैश 0 फाइंड आउट करना है ना। तो अगर हम डिफ्रेंशिएशन की, अगर हम जनरल डेफिनेशन की बात करें तो जो जी डैश होता है वो आपके पास क्या होता है, हमें एट पॉइंट 0 पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो जी डैश 0 होगा वो आपके पास क्या होगा, इज लिमिट h टेंड टू 0 जी ऑफ 0 प्लस h माइनस जी ऑफ 0 एंड डिवाइडेड बाय h। यही होता है आपका जो जनरल मेथड होता है फाइंड आउट करने का, है ना। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज लिमिट h टेंड टू 0 जी ऑफ h माइनस जी ऑफ 0 अपॉन h। ओके, अब हमें g ऑफ x की वैल्यू दी हुई है तो हम x की जगह पे h पुट कर देंगे। तो आपके पास क्या आएगा, इज लिमिट h टेंड टू 0 और ये आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 to 3 एंड दिस इज f ऑफ h प्लस टी माइनस h प्लस टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन 1 to 3 एंड दिस इज f ऑफ t डी टी, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय, आपके पास डिवाइड में क्या है, h, ठीक है। जो लिमिट है वो आपकी कंप्लीट पर है। ओके, अब यहाँ से देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ये दिस इज इंटीग्रेशन को हम बाहर ले सकते हैं 1 to 3 एंड लिमिट h टेंड टू 0 और ये क्या होगा, दिस इज f ऑफ h प्लस टी माइनस f ऑफ t डिवाइडेड बाई h dt, ठीक है, यही होगा। तो ये जो आपके पास कंप्लीट जो ये आया है, यहाँ पे ये जो फॉर्म आई है ये आपके पास क्या है, दिस इज f डेरिवेटिव t, है ना, यही आया है। तो ये आपके पास क्या हो गया, देखिए g डैश 0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3 f डैश t dt। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज एफ टी एंड लिमिट आपके पास क्या है 1 to 3, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा g डैश 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 3 आपको क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ 3 इज 11 माइनस एफ ऑफ 1 इज 5, यानी कि यहाँ से जो g डैश 0 की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई, 6 आ गई, ठीक है।
अगर आपको ये करना है कि मेरे को कोई ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो अगर मैं वहाँ से फाइंड आउट कर लूँ, है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा एग्जाम्पल मिल जाता है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। देखिए फंक्शन आपका कंटिन्यूस होना चाहिए, है ना। अगर मैं यहाँ पे फंक्शन को ये लूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं फंक्शन यहाँ पे लूँ 3x + 2, अब ये जो फंक्शन है ये आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन है ना। और एक कंडीशन थी कि जो f ऑफ 1 है वो 5 होना चाहिए, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। और जो f ऑफ 3 है वो आपके पास 11 होना चाहिए, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है ना। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, g' की। तो देखिए जो g ऑफ x है यहाँ से वो क्या आ जाएगा, 1 to 3 f ऑफ x + t dt। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 to 3 3x + t + 2 dt। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा, दिस इज 1 to 3 3xt + 3t² + 2t, है ना, ये आएगा। दिस इज, एक मिनट, इंटीग्रेशन कर दिया ना हमने तो ये सिंबल नहीं आएगा। ओके, लिमिट आपके पास क्या है, 1 to 3। जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 6x + 16। ठीक है, तो जो g ऑफ x है वो आपके पास क्या आ गया, 6x + 16। g' कीजिए, यहाँ से g' करोगे तो क्या आएगा 6, और यहीं पे अगर मैं g' फाइंड आउट करूँ तो वो क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके पास 6 आया है। और अगर ऐसा एग्जाम्पल आपको मिल जाता जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो वहाँ से भी अपने पास क्या आएगा, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, ओके, तो ये आपका था 13 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका 2013 का ही क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू सीरीज n1 to ∞ sin ऑफ nx/n²। देन हमें यहाँ पे लिमिट फाइंड आउट करनी है f(x) की। ठीक है, तो हम यहाँ पे एम-वी-एस थ्योरम जो एम-वी-एस टेस्ट जो है हम वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो एम-वी-एस टेस्ट जो है वो आपको क्या बोलता है कि हम यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू सीरीज n1 to ∞ sin ऑफ nx/n², and this is say that 1 to ∞ f(n)x. Okay, and we have f(n)x is equal to sin of nx/n², then modulus of f(n)x is equal to mod of sin of nx/n², and now we know that mod of sin x is less than equal to 1. This implies this is less than equal to 1/n². Okay, and now we know that series 1/n² and 1 to ∞ is convergent by p test. Okay, is convergent by p test. ओके, तो यहाँ से एम टेस्ट जो है उससे अपने क्या आपके पास क्या आ गया, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, दिस इम्प्लाइज सीरीज n1 to ∞ f(n)x इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन आर। ठीक है, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन आर। ठीक है, अब देखिए हमें ये पता चल गया कि जो आपके पास ये f(x) है ये आपके पास क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, कंसिक्वेंस ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो वहाँ पे आपके पास क्या होता है कि हम c कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेकर के चलते हैं, देन लिमिट x टेंड टू c समेशन f(n)x इज इक्वल टू समेशन, तो हम यहाँ पे लिमिट को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज। ओके, ये आपके पास क्या है, कंसिक्वेंस ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे c को 0 पुट करूँ तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज लिमिट x टेंड टू 0 एंड दिस इज
एफ एन एक्स। ओके, ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, और ये किसके इक्वल है, एफ एक्स के। तो लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब एफ एन एक्स की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो एंड एफ एक्स आपके पास क्या है, एफ एन एक्स साइन ऑफ एन एक्स अपॉन एन स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो साइन ऑफ एन एक्स अपॉन एन स्क्वेयर एंड दिस इज समेशन ज़ीरो, यानी कि यहाँ से आपके पास क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स इज ज़ीरो। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ही ऑप्शन में हमें लिमिट क्या दी हुई है, ज़ीरो, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, अदर थ्री ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट एक्स नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, डिफाइन एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स एन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, देन first is sequence xn is increasing and convergent, second is xn is decreasing and convergent, and third is xn is convergent and x2n less than limit xm tend to infinity xm less than x2n plus 1 for every n belongs to n, and d क्या है, sequence xn is not convergent। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, बताइए जल्दी से कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, आप करिए एक बार आप कि कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, देखिए जल्दी से कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को, देखो जल्दी से कि कैसे कर सकते हैं हम इसको, बोलिए जल्दी से। बोलो, देखो अगर मैं यहाँ पे x1 फाइंड आउट करूँ तो क्या आएगा, देखो x नोट आपको क्या दिया हुआ है, x नोट इज ज़ीरो एंड x1 क्या होगा, कोस ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, कोस ऑफ x नोट, तो x नोट तो आपके पास क्या है, ज़ीरो है, तो ये हो जाएगा 1, है ना, दिस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो यहाँ से क्या आ गया, x नोट इज़ लेस देन x1, यही आया ना, है ना। अब देखिए अगर मैं x2 फाइंड आउट करूं तो x2 क्या आएगा आपके पास, x2 इज कोस ऑफ x1, x1 क्या है 1, यानी कि कोस ऑफ 1, है ना। अब जो कोस ऑफ 1 है तो x2 आपके पास क्या आ जाएगा, x2 क्या होगा, x2 ओके, x2 इज ग्रेटर देन x1, है ना, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, x2 इज ग्रेटर देन x1, है ना। अब उसके बाद ऐसे ही आप जब x3 फाइंड आउट करोगे तो x3 आपके पास क्या आएगा, लेस देन x4। आप इसको ग्राफ से अच्छे से समझ पाओगे, अगर आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है ना तो आप डेस्मोज में जाकर के कर सकते हो, ठीक है, डेस्मोज पर आप बहुत ही अच्छे से ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ठीक है, आप एक बार ग्राफ प्लॉट करके देखना, डेस्मोज पर आप बहुत ही अच्छे से ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, तो वहाँ पर ग्राफ एक बार प्लॉट करके देखना, वहाँ से समझ में आपको आ जाएगा। यहाँ पर जो सीक्वेंस बनेगी वो क्या होगी, देखिए इवन और ओड पर डिपेंड करने वाली है। यहाँ पर जो सीक्वेंस बनेगी आपकी कुछ इस टाइप से बनेगी कि इफ़ एन इज़ इवन देन x2 इज़ ग्रेटर देन x4 इज ग्रेटर देन x6। देखिए जो x नोट है आपके उसको डिलीट कर देना, ठीक है, x नोट हम सीक्वेंस में कर सकते हैं, फाइनाइट जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो हम डिलीट कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसकी कन्वर्जेंस पे। तो अब देखिए हमने यहाँ पे जो इवन टर्म्स ली है तो x2 ग्रेटर देन x4 ग्रेटर देन, ये आपकी ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं जब n इवन है तो आपके पास जो सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है,
ठीक है, आपके पास जो सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग है, और जब n आपके पास ओड होगा, इफ n इज ओड, जब n आपके पास ओड होगा तो यहाँ पे जो सीक्वेंस बनेगी वो ऐसे होगी, x1 लेस देन x3 लेस देन x5 अप टू, ओके। यहाँ पे जो सीक्वेंस होगी वो होगी आपकी इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस आपकी यहाँ पे होगी इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो सीक्वेंस बन गई, एक तो आपके पास हो गई, देखिए वी हैव टू सीक्वेंस। अब एक तो आपके पास है x2n, ठीक है, और जो एक सीक्वेंस है वो है x2n+1, एक इवन टर्म्स की है, एक ओड टर्म्स की है, ठीक है। अब जो ये सीक्वेंस है आपके पास, अब जो ये सीक्वेंस है तो ये आपके पास है डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। और जो ये सीक्वेंस है ये है आपके पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमें जो xn+1 दिया हुआ है, हमें जो xn+1 दिया हुआ है क्या है, कोस ऑफ xn, ठीक है। अब हमें पता है कि जो कोस ऑफ थीटा होता है वो आपके पास बाउंडेड होता है, -1 to 1 उसकी रेंज होती है, ठीक है, ये होता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो x2n और जो x2n+1 है ये भी आपके पास क्या होंगी, बाउंडेड सीक्वेंस होगी, बोथ, है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड बाउंडेड, ठीक है। और ये भी आपके पास क्या होगी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड बाउंडेड, ओके। तो डिक्रीजिंग प्लस बाउंडेड, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दिस सीक्वेंस x2n इज कन्वर्जेंट, ओके, इज कन्वर्जेंट। और यहाँ से क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड, दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस x2n+1 इज ऑल्सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ओके। तो जो एंटायर सीक्वेंस है वो आपके पास क्या होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, इज कन्वर्जेंट, ओके। तो यहाँ से देखिए अगर हम ऑप्शंस चेक करें तो फर्स्ट में क्या है, इंक्रीजिंग एंड कन्वर्जेंट, ओके है, डिक्रीजिंग एंड कन्वर्जेंट ये भी सही है, और यहाँ पे देखिए जो सी ऑप्शन है वो भी सही है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट सा भी है, तो अगर आपको पता है तो आप देख लेना, ठीक है। अगर आपका कोई हिंट हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर शेयर कर सकते हो, क्योंकि मेरे को खुद इस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। तो आप देख लेना अगर अच्छा सॉल्यूशन आपको मिले तो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, द वैल्यू ऑफ द लिमिट, यहाँ पे भी हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 2⁻⁻n² डिवाइडेड बाय सीरीज k इज इक्वल टू n+1 टू इन्फिनिटी 2⁻⁻k², ठीक है। तो जब आप इसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँ, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, k की वेरिएशन हमें ओपन करनी है ना, तो यहाँ पे है 2⁻⁻n² डिवाइडेड बाय सीरीज k इज इक्वल टू n+1 टू इन्फिनिटी 2⁻⁻k²। इसको जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 2⁻⁻n² डिवाइडेड बाय 2⁻⁻n+1² प्लस 2⁻⁻n+2² प्लस अप टू 2⁻⁻∞। तो ये आपके पास क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ईजी था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हमें सुप्रीमम फाइंड आउट करना है। लेट s इज इक्वल टू 4 ऑल x बिलोंग्स टू r सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड सीरीज n1 टू इन्फिनिटी x⁻⁴ लेस देन इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखिए जो अपने को ये सीक्वेंस जो सीरीज दी हुई है, ठीक है, और अंदर क्या है आपके पास, x⁻⁴ लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो सीरीज है आपके पास कैसी है, कन्वर्जेंट है, x⁻² इज लेस देन इन्फिनिटी, दिस इम्प्लाइज दिस इज कन्वर्जेंट,
ओके, ठीक है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो आपकी जो नेसेसरी कंडीशन होती है क्या है, दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी x रेज टू द पावर n, उसकी nth टर्म जो है वो 0 पर टेंड करेगी, ठीक है। ओके, और ये कब पॉसिबल है, जब मोड ऑफ x आपका कैसा होगा, लेस देन 1 होगा, यानी कि जो x आपका है वो जब 0 to 1 के बीच में लाई करेगा, है ना। तो यहाँ पे जो s है वो किसके इक्विवेलेंट आ गया, फॉर ऑल x इन R सच दैट x इज लाइंग बिटवीन 0 to 1। अब अगर हमें इसका सुप्रीमम फाइंड आउट करना तो सुप्रीमम वैल्यू क्या है इसकी, यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ s इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फर्स्ट जो पी स्टेटमेंट है क्या है, इफ f बिलोंग्स टू L1R देन f इज कॉन्टिन्यूस। ओके, इफ f बिलोंग्स टू L1R देन f इज कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले आपको ये L1 पता होना चाहिए, ये L1 है क्या, ठीक है। अगर मैं LP को डिनोट करूं, देखिए जो आपके पास LP होता है वो आपके पास क्या होता है, LP इज समेशन मोड ऑफ f ऑफ x रेज टू द पावर p एंड होल पावर 1/p। अगर कह दे कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, फंक्शन को अगर ये बोल दे कि कॉन्टिन्यूस है तो उस केस में क्या आ जाता है आपके पास, इज इंटीग्रेशन मोड ऑफ f रेज टू द पावर p होल पावर 1/p, ठीक है। तो अब अपने को क्या दिया हुआ है, जो p स्टेटमेंट है, p स्टेटमेंट में क्या कहा इसने, p स्टेटमेंट में कहा कि इफ f बिलोंग्स टू L1, ठीक है, इफ f बिलोंग्स टू इसने L1, ओके, L1R, ठीक है, देन f इज कॉन्टिन्यूस। तो क्या कंटिन्यूस होगा फंक्शन, देखिए अगर और हाँ सबसे पहले यहाँ पे ये देख लीजिए कि जो L आपके पास है, अगर मैं L1R की बात करूँ तो L1 यहाँ पे क्या होगा, L1 क्या होगा यहाँ पे, इज इंटीग्रेशन मोड ऑफ f, क्योंकि p की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। तो अब एक और चीज़ है उसके बाद कि अगर f आपका L1 के अंदर है, ये आप नोट कर लीजिए, देखिए इफ f बिलोंग्स इन L1R, ठीक है, अगर f आपका L1R के अंदर बिलोंग करता है तो जो इसकी लिमिट होगी या तो एग्जिस्ट करेगी या फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। देन दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी f आइदर एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो उस केस में भी आपके पास क्या होगा, इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करेगी तो लिमिट क्या होगी, देन लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, जो f जो लिमिट होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसने फर्स्ट में क्या कहा कि इफ़ f बिलोंग्स टू L1R देन f इज़ कॉन्टिन्यूस। देखिए कि जब वो L1R में है तो लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, कोई कंपलसरी नहीं है कि वो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। मान लीजिए कि अगर एग्जिस्ट नहीं की तो फंक्शन आपका कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ से जो P स्टेटमेंट है वो तो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आप रीजन भी दे सकते हो, बिकॉज फंक्शन में नॉट बी एग्जिस्ट, ठीक है, बिकॉज फंक्शन मे नॉट बी एग्जिस्ट, ठीक है। अब जो Q स्टेटमेंट है उसमें क्या कहा इसने, इफ f बिलोंग्स टू L1 डैश एंड लिमिट मोड x टेंड टू इन्फिनिटी f(x) एग्जिस्ट। देखिए इसने कहा है कि अगर वो L1 से है और उसकी लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है देन लिमिट इज 0। बिल्कुल सही है, Q स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल राइट है। R में क्या कहा, इफ़ f बिलोंग इन L1R देन f इज़ बाउंडेड। तो हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि इसकी जो फंक्शन है ज़रूरी नहीं कि वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा,
यहाँ पे बाउंडेड है। ओके, तो यहाँ से आर स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। एस में क्या कहा, इफ एफ बिलोंग्स टू L1 आर इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस देन लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एफ एक्स एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल ठीक है कि एग्जिस्ट करेगी और वो किसके इक्वल होगी, 0 के। तो एस और क्यू स्टेटमेंट जो है वो आपकी राइट हो जाएंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है अब स्टार्ट होता है आपका 2014 का, ठीक है। 13 के आपके हो चुके हैं। तो देखिए 14 में आपके 3 क्वेश्चंस आए थे और बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन थे। ओके, देखिए फर्स्ट ही क्वेश्चन आपके पास क्या है, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करनी है। पहले भी कई बार कर चुके हैं हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का। तो क्या फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का, अगर मैं यहाँ पे आर की बात करूँ तो क्या होगा, 1 अपॉन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन रेज टू द पावर 1 अपॉन n, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 1 मिनट, ये 4 रेज टू द पावर ये है। ओके, यहाँ पे ये 4 है। तो यहाँ पे जो ए एन है, ए एन आपके पास क्या है, 4 रेज टू द पावर -1 रेज टू द पावर n, ठीक है, ये है आपके पास। ओके, तो यहाँ पे n इवन और ओड पर डिपेंड करेगा ये, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए 4 रेज टू द पावर n, यहाँ पे ये, ठीक है, 4 रेज टू द पावर n इफ n इज इवन, ओके, एंड 4 रेज टू द पावर -n इफ n इज ओड, ठीक है। तो जब ऐसे केस बनते हैं तो हम यहाँ पे एक तो ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करेंगे इसकी, और एक हम यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम जो आर होगा आपका वो क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ R1 एंड R2, ठीक है। तो R1 फाइंड आउट कीजिए। R1 आपके पास क्या होगा, 1 अपॉन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, और ये क्या होगा, n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन क्या है आपके पास, 4 रेज टू द पावर n, और यहाँ पे क्या है 1 अपॉन n। तो ये आपके पास क्या आ गया, 1 मिनट, यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान देने वाली है, यहाँ पे z रेज टू द पावर 2n दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, जब z रेज टू द पावर 2n दिया हुआ है तो यहाँ पे आएगा 2n, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा 2n, ठीक है। आप यहाँ पे देख लेना कि z रेज टू द पावर 2n दिया हुआ है तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 यूज किया है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 4n रेज टू द पावर 1/2n, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 4 रेज टू द पावर 1/2। ओके, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/2। तो ये हो गया आपका R1। ओके, अब हमें R2 चेक करना है। तो R2 क्या होगा, R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 4 रेज टू द पावर -n अपॉन 1/2n, ठीक है। हमने 2 इसीलिए लिया है, जितनी भी यहाँ पे पावर होगी ना, z की पावर अगर n है तो हम n ले लेंगे, kn है तो हम यहाँ पे kn ले लेंगे, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 4 रेज टू द पावर -n 1/2n। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 रेज टू द पावर -1/2, एंड दिस इज 1 स्क्वायर रूट ऑफ 4 रेज टू द पावर -1, एंड दिस इज 1/2 रेज टू द पावर -1, एंड दिस इज 2। तो जो R2 है वो आपके पास क्या आ गया, 2, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी, मिनिमम ऑफ R1 एंड R2। तो ये क्या आएगा, दिस इज मिनिमम ऑफ 1/2 एंड 2। तो मिनिमम आपकी क्या है यहाँ पे 1/2। तो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है यहाँ पे वो आ जाएगी 1/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 जो फोरियर सीरीज का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। फोरियर सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे हमें -π to π के लिए पूछा गया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन ऑफ 3x का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, और जो फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2π, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, जब -π to π के लिए फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला आपका होगा f(x) इज इक्वल टू a0 प्लस सीरीज n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी an cos of nx प्लस
बी एन साइन ऑफ एन एक्स। ओके, तो यहाँ पे जो ए नोट की वैल्यू है वो आपके पास होगी 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, और ए एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ए एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस ऑफ एन एक्स डी एक्स। ओके, और जो बी एन होगा वो आपके पास क्या होगा, 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब बस हमें वैल्यूज़ पुट करनी है और कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके बाद तो अब बिल्कुल इजी सा है, क्योंकि जो ये फॉर्मूला हमने लिखा है ध्यान रखना ये -पाई टू पाई के लिए है। ठीक है, -पाई टू पाई के लिए हमने यहाँ पे ये राइट डाउन किया है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं हम। ए नोट की वैल्यू क्या होगी, अब ए नोट फाइंड आउट कीजिए जल्दी से। ए नोट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास, ब्रेक होगा -पाई टू 0 एंड 0 टू पाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 पाई और ये होगा -पाई टू 0। -पाई टू 0 के लिए है आपके पास फंक्शन वैल्यू -3 पाई डी एक्स एंड प्लस 1/2 पाई 0 टू पाई। 0 टू पाई के लिए फंक्शन वैल्यू है 3 पाई डी एक्स। ओके, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से ये हो गया और इधर आपके पास क्या रहेगा, दिस इज -3/2 एंड लिमिट इज -पाई टू 0 एंड प्लस 3/2 एक्स एंड लिमिट इज 0 टू पाई। तो जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी 0। ठीक है, यानी कि जो ए नोट की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई, 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ए एन। ए एन क्या होगा, ए एन इज 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस ऑफ एन एक्स डी एक्स। ओके, एंड दिस इज 1/पाई माइनस पाई टू पाई function value is -3 pi and this is cos of nx dx. okay, -पाई to 0 and plus 1/pi 0 to pi function value is 3 pi and this is cos of nx dx. okay, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, दिस इज -3 इंटीग्रेशन -पाई टू 0 कोस ऑफ एन एक्स डी एक्स प्लस 3 0 टू पाई और यहाँ पे क्या आएगा, कोस ऑफ एन एक्स डी एक्स। ओके, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा इज -3 इंटीग्रेशन होगा साइन ऑफ एन एक्स बाई एन और ये क्या हो जाएगा, -पाई टू 0 प्लस 3 और ये हो जाएगा साइन ऑफ एन एक्स बाई एन 0 टू पाई। ठीक है, तो यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करोगे आप तो ये हो जाएगा -3/n एंड दिस इज साइन ऑफ n0 माइनस साइन ऑफ -n पाई एंड प्लस 3/n ये होगा साइन ऑफ n पाई माइनस साइन ऑफ n0। ठीक है, तो ये भी आपके पास जो वैल्यू है क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, यानी कि जो ए एन है वो भी आपके पास क्या आ गया, 0। अब हमें फाइंड आउट करना है बी एन। ठीक है, तो चलिए बी एन क्या होगा आपके पास, दिस इज 1/पाई, यहाँ पे हम पहले ही ब्रेक कर लेते हैं, क्या आएगा -पाई टू 0 एंड दिस इज -3 पाई साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स प्लस 1/पाई और ये क्या होगा 0 टू पाई एंड दिस इज 3 पाई इंटू कोस ऑफ एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा -3, यहाँ पे आएगा माइनस कोस ऑफ एन एक्स अपॉन एन एंड -पाई टू 0 प्लस 3 माइनस कोस ऑफ एन एक्स अपॉन एन एंड दिस इज 0 टू पाई। ठीक है, जब यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो ये आएगा 3/n एंड 1 प्लस
cos of n minus pi and minus 3 by n, दिस इज cos of n pi माइनस cos of 0, वही 1 आएगा। तो ये हो जाएगा 3 बाई n एंड 1 माइनस माइनस 1 रेज टू द पावर n एंड माइनस 3 बाई n, ये क्या हो जाएगा माइनस 1 रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये होगा 3 बाई n एंड 2 माइनस 2 माइनस 1 रेज टू द पावर n, यानी कि 6 बाई n 1 माइनस माइनस 1 रेज टू द पावर n। तो ये हो गई बी एन की वैल्यू। अब हमें पुट कर देनी है, ठीक है, एफ एक्स में। तो पुट कर दीजिए, एफ एक्स क्या आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट आपके पास 0 है, ए एन 0 है, प्लस बी एन की वैल्यू है ओनली, है ना, एन 1 टू इन्फिनिटी 6 अपॉन एन, और ये क्या होगा, दिस इज 1 माइनस माइनस 1 रेज टू द पावर एन एंड साइन ऑफ एन एक्स। ठीक है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोफिशिएंट ऑफ साइन 3x। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 6 बाई 1 एंड 1 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1 रेज टू द पावर 1 साइन ऑफ x प्लस 6 बाई 2, और ये क्या होगा 1 माइनस माइनस 1 रेज टू द पावर 2 साइन ऑफ 2x प्लस 6 बाई 3 1 माइनस माइनस 1 रेज टू द पावर 3 साइन ऑफ 3x। उसके बाद हम वापस से इसको क्लोज कर देते हैं, n इज इक्वल टू 4 टू इन्फिनिटी 6 अपॉन 4 एंड 1 माइनस माइनस 1 रेज टू द पावर n साइन ऑफ nx। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ क्या चाहिए है, कोफिशिएंट ऑफ साइन 3x। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ साइन 3x क्या आएगा, कोफिशिएंट इज इक्वल टू 6 बाई 3 1 माइनस, ये प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, दिस इज 4। ठीक है, तो हमें कोफिशिएंट ही फाइंड आउट करना था, तो यहाँ से जो कोफिशिएंट है वो आ जाएगा 4, सॉरी। ठीक है, तो कोफिशिएंट आपके पास आ जाएगा 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे D1 D2 D3 3 मीट्रिक दी हुई है ऑन सेट एक्स विद एट लीस्ट 2 एलिमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मीट्रिक। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से कौन सी मीट्रिक नहीं है। मैं आपको वो सोल्व करके दिखा देती हूँ कि जो मीट्रिक नहीं बनेगी, अदरवाइज जो ये 3 मैट्रिक्स है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों मीट्रिक बनने वाली हैं आपकी। तो हमें नॉट मीट्रिक बताना है, तो ये आपकी कैंसिल हो जाएगी, है ना। अब जो ये है ना, ये आपकी मीट्रिक नहीं बनेगी। तो देखिए कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती यहाँ पे आपके पास। हाँ, मान लीजिए कि नाम दे दीजिए इसको, रो एक्स वाई इज इक्वल टू मैक्स D2 एंड 2। ठीक है, तो आपकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैट्रिक्स स्पेस की, फर्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी होती है कि जो रो एक्स वाई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हो जाएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सेकंड प्रॉपर्टी की, सेकंड में क्या होता है कि रो एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई, है ना, ये कंडीशन होती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि रो एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इफ़ अगर हमने यहाँ पे रो एक्स वाई को 0 ले लिया, इफ़ रो एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ D2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, या तो 2 होगी या फिर 2 से ग्रेटर होगी, है ना, या तो 2 होगी या फिर वो 2 से ग्रेटर होगी। मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, है ना, यही होगी ना, कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो या तो 2 होगी या फिर 2 से ग्रेटर होगी। चलो इस साइड की हमने मान लिया कि सेटिस्फाई भी हो जाएगी, हमने मान लिया कि ग्रेटर ये है D2 एक्स वाई, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा चलो x इज इक्वल टू वाई। बट अगर मैं इसके कॉन्ट्राडिक्शन में ये मान के चलूँ कि x इज इक्वल टू वाई है, ठीक है, तो उस केस में क्या आना चाहिए, क्योंकि देखो इफ़ एंड ओनली की कंडीशन है यहाँ पे, है ना। अगर मैं कहूँ कि इफ़ x इज इक्वल टू वाई, तो उस केस में रो एक्स वाई 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे इफ़ x इज इक्वल टू वाई देन रो एक्स एक्स, तो ये आपके पास क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ, ये क्या हो जाएगा D2 x x 2
ओके। और ये आपके पास 0 हो जाएगा, ये तो खुद ही एक मीट्रिक है ना। जो डिस्टेंस होगा x से x तक का वो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 2 होगी, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से ये तो नहीं आया कि इफ़ x इज इक्वल टू वाई, देन अपने पास क्या आना चाहिए था कि जो रो एक्स वाई है वो 0 आना चाहिए था, लेकिन ये कंडीशन तो सेटिस्फाई ही नहीं होती है ना। तो यहाँ से जो ये मीट्रिक है ये नॉट मीट्रिक, ये मीट्रिक है ही नहीं, तो हम क्या ही बोले कि ये मीट्रिक है। तो ये आपकी मीट्रिक नहीं बनेगी और हमें यही बताना है कि कौन सी मीट्रिक नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।